चलो लिखो। पॉइंट बाय पॉइंट डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, any directed line segment is called a vector. Any directed line segment is called a vector and is represented as, ठीक है, उस वेक्टर का नाम एंड उसके ऊपर एरो। सेकंड पॉइंट, वेक्टर कंटेन्स two information, direction and magnitude. मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज, इसी पॉइंट के अंदर मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज, तो जैसे ये ए वेक्टर बनाया था, दो लाइन, ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज दिस and it represents the length of the line segment and it represents the length of the line segment. Line segment. Third, ध्यान से देखना जरा इधर प्लीज। देखो, डायरेक्शन तुम तब प्रोवाइड कर सकते हो जब लेंथ है, लेंथ होगी तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे ना, लेकिन अगर लेंथ ही नहीं है तो उसको तुम किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर नहीं सकते। अज्यूम करो ये जो लेंथ है ये कम करता गया करता गया करता गया, मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट के पास लाता गया लाता गया लाता गया लाता गया, तो डायरेक्शन स्टिल प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट मिल गए आपस में तो लाइन सेगमेंट जो होगी उसकी लेंथ बचेगी नहीं, तो उसको मैं किसी भी डायरेक्शन में, मतलब एक सिंगल पॉइंट जो होता है कहने का मतलब, उसको मैं किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर नहीं सकता। राइट। अब धीरे धीरे करके इसको कम करता जा रहा हूं, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है वो कम होता जा रहा है, तो लास्ट में जाके क्या बचेगा, जीरो मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, और उसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। ये एकमात्र एक ऐसा वेक्टर है, इकलौता एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, बाकी हर किसी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन होगी, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन डिफाइन होगी होगी। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर, zero vector or null vector is a vector with zero magnitude and indeterminate direction and indeterminate direction। डायरेक्शन इसकी जो है वो डिटरमिन नहीं की जा सकती, इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो के ऊपर वेक्टर, ये जीरो के ऊपर वेक्टर आता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, फोर्थ पॉइंट, यूनिट वेक्टर is a vector of magnitude 1 unit vector is a vector of magnitude 1 देखो
जो जनरली डायरेक्शन होती है ना, ठीक है, वेक्टर की लेंथ जो मर्जी हो, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर जनरली वैसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, नॉट लेंथ। लेंथ तो जितनी मर्जी हो, सोचो इसकी लेंथ भी अगर मैंने बढ़ा दी तो डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। तो लेंथ का कोई लेना देना नहीं होता, जनरली वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जनरली, ठीक है ना। बट अब हमने, हमारे पास दो चीजें हैं, वेक्टर दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक डायरेक्शन, दूसरा लेंथ, मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर बनेगा, यानी कि ये जो वेक्टर बना है, इसको हटा दो अब, ये जो वेक्टर बना है ये इसके मैग्नीट्यूड से बना है, इसकी डायरेक्शन से बना है, राइट। अब यार इसकी लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन वही रहेगी, राइट। बट जनरली जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, राइट। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर का नाम, एंड ऊपर अब वेक्टर नहीं डालते, क्या डालते हैं, कैप। तो ये ए कैप जो होता है, ये डिफाइन करेगा कि उस डायरेक्शन का क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। कैप हमेशा ये रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जनरली एक्स एक्सिस के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, ठीक है। जे कैप, के कैप, वाई एंड जेड एक्सिस के पैरेलल, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब कोई भी वेक्टर जो होगा ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। एक इसका मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन, और डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के साथ। ये चीज याद रखो कि किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक्चुअली वो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब यहीं से मैं यूनिट वेक्टर क्या बोल सकता हूं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ कि नोट करो। Position vector of a point, next point. Position vector of a point is the vector obtained by joining is a vector obtained by joining the point with origin, the point with origin directed towards the point. Position vector of a point is a vector obtained by joining the point with origin directed towards the point. तो जैसे हमारे पास ये 2D है एंड ये 3D ले लो, ठीक है। एक पॉइंट ले लो 2D में, पी पॉइंट ले लो, ये ओरिजिन आ गया। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, राइट। तो वो क्या होगा, उस ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करो एंड वेक्टर बनाना है जो कि उसकी तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। 3D में भी सिमिलरली पी पॉइंट हो गया, 3D में बस इस तरीके से ये, ठीक है ना, 3D लुक देने के लिए ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, जैसे 3D के लिए जनरली मैं इस रूम की एग्जांपल लूंगा, ये हमारा ओरिजिन एक्ट करेगा, ये एक्स एक्सिस एक्ट करेगा, ये वाई एक्सिस एक्ट करेगा, ये जेड एक्सिस एक्ट करेगा, राइट। तो वो पॉइंट है, उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये जो डायगोनल होगा इस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वैसे जनरली क्या होगा, ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करो एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट। अच्छा अब यहां से ना वे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो वेक्टर है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पॉइंट को 2D में 3D में
ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है वेक्टर, याद रखना, राइट। अब यार जनरली बच्चे बोलते हैं कि यार वेक्टर होता है लेंथ, तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो एक्चुअली में ओरिजिन से ज्वाइन करके वो उस पॉइंट तक जो जाएगा, ये उस वेक्टर, जो वेक्टर है उसका पॉइंट का, ये उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। ऐसे ही ये सोचो कि 2D के अंदर हर एक पॉइंट का x, y का वेक्टर यूनिक होगा, अलग होगा, क्योंकि पॉइंट यूनिक है, पॉइंट यूनिक है तो उसका वेक्टर यूनिक होगा। देखो दो के कॉम्बिनेशन से बना है वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से एक भी चीज चेंज हुई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, राइट। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा हूं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज, दोनों में से एक चीज तो चेंज होगी, अदरवाइज अगर चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट सेम है, तो वेक्टर सेम है। अगर चेंज हुआ, दोनों में से कोई भी चीज चेंज हुई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट का जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है? यूनिक। ये समझ में आया? पक्का? राइट। तो अभी हमने ये बोला है पोजीशन वेक्टर क्या, एक पॉइंट का क्या होगा, ये 2D 3D रीजन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, जो वेक्टर बनेगा उसको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ये समझे? पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन होता है, मतलब ये हेड होता है, ये टेल होता है वेक्टर का, ये भी आगे आएगा। तो जो टेल होता है वेक्टर का, ये हमेशा क्या होता है? ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन होता है। ये समझ में आया? ये दोनों डायग्राम बना लो जल्दी। क्या? कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं किया, पॉइंट लिया हमने, ओरिजिन को उससे ज्वाइन किया, तो ये जो वेक्टर बना डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। 2D में भी सेम है, 3D में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस वो 3D में है, उसका x, y, z आ जाएगा, इसका x, y आएगा, बस बात खत्म। दोनों में कोई फर्क नहीं है, समझा? इसको ओपी वेक्टर लिखोगे। ठीक है, ये ओपी लिखने का तरीका, जहां से शुरू हुआ वो पॉइंट पहले लिखोगे, राइट, जहां पे खत्म हो रहा है वो वाला बाद में लिखोगे, एंड एरो इसी तरीके से आना चाहिए, ओ से शुरू हुआ है, पी पे खत्म हुआ है, उसी तरीके से लिखोगे, याद रखना। इसको मैं पीओ वेक्टर नहीं लिख सकता, ओपी वेक्टर, पीओ वेक्टर उल्टा हो जाएगा, पी टू ओ, ओपी वेक्टर मतलब फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है ना, याद रखना। सॉरी, चले। अबे ये 3D की बनाने की जरूरत नहीं थी ऐसे प्रॉपर, ये तो मैंने 3D दिखाने के लिए ऐसे बनाया, तुम सबने डब्बे बना लिए। अगला पॉइंट, फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर। A vector is a free vector. A vector is a free vector or fixed and fixed vector. और लिख लो, एंड लिख लो, दोनों डेफिनेशन लिखनी है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड वेक्टर, a free vector is a vector एक ही बात है यार, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, a vector is called a free vector, या फिर a free vector is a vector, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है।
मैंने बोला दोनों डेफिनेशंस अलग अलग हैं, इसी पॉइंट पे मैं दोनों डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैंने ये बोला है। और अभी मैं लिखवा रहा हूँ फ्री वेक्टर की डेफिनेशन, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? A vector is called a free vector if it can be translated. A vector is called a free vector if it can be translated in the space while protecting its magnitude and direction. While protecting its magnitude and direction. इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, every vector used in mathematics, every vector used in mathematics is a free vector, is a free vector until its head or tail, until its head or tail is fixed. Until its head or tail is fixed. Example, position vector. Example, position vector. Its tail is fixed at origin. ठीक है, अब जो हमने फ्री वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है, इसकी एग्जांपल, फोर्स इन ए लीनियर मोशन. यस, अब जैसे तुम वो डायग्राम बनाते थे, ये अगर बॉडी ऑफ मास m है, अब यार सोचो तुम, ये एरो इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, फर्क थोड़ी ना पड़ा, ऐसे लिखते हैं ना हम, ये समझ में आ रहा है? तो उसकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो, तो इसलिए ये बोल रहा है कि जैसे पूरी स्पेस के अंदर ये वेक्टर है, अब इसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करना, इसको कहीं पर भी पैरेलल ले जाओ, राइट? ये क्या रहेगा? फ्री वेक्टर. ये जा सकता है, फ्री वेक्टर है तो ये जा सकता है, ये सेम वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा. इसको यहां पे उठा के, मान लो मैंने इस तरीके से उठा के पैरेलली कहीं पर भी ले गया, तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों वेक्टर सेम है. ये समझ में आया? पक्का? तो वही ना, फिक्स पॉइंट को तब रिप्रेजेंट करेगा जब जिसका टेल फिक्स होगा. हमने वहां पे जो लिखा है कि वो जो पोजीशन वेक्टर है वो फ्री वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका टेल फिक्स हो गया, हमने ये बोला है. ध्यान से चेक करो, हमने वहां पे उसको ये नहीं बोला कि इट्स अ फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, हमने ये नहीं बोला. हमने बोला पोजीशन वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर बेसिकली, क्योंकि उसका टेल फिक्स हो गया. ये लिखा ना हमने. अगर वो उठा के ले जाए तो फिर वो फ्री वेक्टर हो गया. ठीक है ना? अच्छा, फिक्स वेक्टर का लिखो जरा. हाँ, फोर्स इन ए लीनियर मोशन लिख लो. फोर्स इन ए लीनियर मोशन. If the head or tail of a vector is fixed, if the head or tail, if the head or tail of a vector is fixed, then it is called a fixed vector.
and the physical effect caused by fixed vector and the physical effect caused by the fixed vector will change with point of application. Will change with point of application. Example, force in rotational motion. आगे आगे अच्छा, हेडिंग दो, नेक्स्ट पॉइंट। रोटेशनल मोशन में, अरे रोटेशनल मोशन में ऐसा होता ना कि अगर मान ले ये चीज रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अराउंड ऐसे, तो फोर्स तो यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है, तो टॉर्क चेंज कर जाएगा ना, तो उसकी फोर्स सेम लगा रहा है बट उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा ना, तो वो उसका पोजीशन पे मैटर करेगा ना फिर इन दैट केस, तो वो फिक्स वेक्टर हो जाएगा इन दैट केस, हम चेंज नहीं कर सकते उसको, चेंज करेंगे तो इफेक्ट चेंज करेगा। हाँ, नहीं जिस तरीके से कोई भी वेक्टर ले सकता है, जिसका हेड वही रहेगा, टेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन ही हैं जो अभी तक हमने बीच बीच में कहीं ना कहीं मिस की हैं, ठीक है। अ, देखो, अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, ये जिस इन्फानाइट लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस इन्फानाइट लाइन को बोलते हैं सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। एंड ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए टू बी वेक्टर है या बी टू ए वेक्टर है, राइट, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आए, ठीक है। नाम यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए ताकि उसको हम करेक्टली यूज कर पाए, ठीक है। लिखो सपोर्ट एंड सेंस ऑफ अ वेक्टर, अगला पॉइंट, इन्फिनाइट लाइन जिसके पैरेलल रहेगा वेक्टर, support and sense of the vector, the line of unlimited length, the line of infinite या unlimited length of which, the line of unlimited length of which AB is segment, of which AB is segment is called support of the vector AB, is called support of the vector AB। अब ये डायग्राम बना लो, ठीक है, इसके बाद सेंस ऑफ द वेक्टर लिखवाता हूं जल्दी।
इसके बाद लिखो सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी एंड दैट ऑफ बी ए वेक्टर, आगे से कभी भी मैं ए बी वेक्टर बोलूं ना तो उसका मतलब ये है, ठीक है, आगे से कभी भी मैं ए बी वेक्टर बोलूं तो उसका मतलब ये है, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिखना, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी एंड दैट ऑफ बी ए वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए, दैट ऑफ बी ए वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए। तो सेंस क्या डिफाइन करता है कि ए टू बी है या बी टू ए वेक्टर है, ठीक है, क्लियर है। अगला लाइक स्लैश अनलाइक वेक्टर्स, vectors are said to be like when they have the same sense of direction, vectors are said to be like when they have the same sense of direction, and unlike for opposite sense, and unlike for opposite sense, same sense of direction। भाई सही है, सब सही है, सब सही है अंदर, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड अनलाइक व्हेन ऑपोजिट सेंस। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इसके अंदर कंडीशन है टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ they have same direction, same magnitude, same direction, same magnitude, and represents the same physical quantity, and represents the same physical quantity। अब दो वेक्टर सेम है हमारे पास, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब सेम है, एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते, राइट, सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करने चाहिए तो जाके वो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। और मैथ्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बिना देखते हैं सब कुछ, मैथ्स तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होगी ना कि एक वेक्टर तो वो तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, सेम, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमारे लिए क्या है, डिफरेंट। ये समझ में आ रहा है ना। तो जब तक हमें ये बताया ना जाए कि भैया ये वाला फोर्स वेक्टर मतलब फिजिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करे, वो जब तक ना बताया जाए हम इनको क्या रिप्रेजेंट करें, हम इनको इक्वल ही ट्रीट करेंगे। ये समझ में आया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कोइनिशियल, if they have the same initial point, co-initial if they have the same initial point, co-initial if they have the same initial point, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से सारे ओरिजिन हुआ है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली को टर्मिनल, if they have the same
terminating point, if they have the same terminating point, if they have the same terminating point, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके सारे खत्म हो रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो पोजीशन वेक्टर्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हमेशा को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना, ये नोट करो। इसके बाद लिखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसी के बाद अगला पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा, जिसका सेंस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये ए टू बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का नेगेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, उल्टा उसका बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव है, राइट। अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे नेगेटिव वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड से। हाँ, मैथ्स में तो फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स में तो फर्क नहीं पड़ता। बट ए वेक्टर कहने का मतलब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, जैसे ए वेक्टर हमें गिवन है तो उसका माइनस ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा, मैं ये बोलूंगा, ठीक है ना। माइनस ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा वाला वेक्टर। ये क्लियर है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में बस ये बना लो। अगला पॉइंट, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, two vectors are parallel if they have same support, if they have the same support, ठीक है ना। अच्छा, अब ना दो वर्ड यूज किए गए हैं यहाँ पे, कोलिनियर, पैरेलल। अब यार हमारे लिए फ्री वेक्टर है ना मैथ्स में तो सब कुछ, राइट। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर आने वाली, राइट। अब क्योंकि मैं अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे आ रहे हैं और दोनों में से एक को तो मैं पैरेलली ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो फ्री वेक्टर है। अब ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। तो हमारे लिए मैथ्स में क्योंकि फ्री वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंड कोलिनियर वेक्टर के बीच में कोई फर्क नहीं, बोथ आर सेम। क्योंकि फ्री वेक्टर है तो दोनों में से एक वेक्टर को मैं पैरेलली ट्रांसलेट कर सकता हूं, तो इसलिए पैरेलल वेक्टर के बीच में एंड कोलिनियर वेक्टर के बीच में हमारे लिए कोई फर्क नहीं, इसलिए दोनों नाम साथ में लिखवाए। क्लियर हुआ, पक्का। ऑनलाइन डेफिनेशन क्लियर हो रही है, यस सर। ठीक है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, it is the angle between their directions and will belong to 0 to pi, दोनों क्लोज्ड।
एंड विल बिलोंग टू 0 to पाई, दोनों क्लोज्ड। ठीक है। अब इस तरीके से अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा उनके बीच का। अब एंगल को डिफाइन करने के लिए ना हम एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं, पहले वो लिख लो साथ में, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और देयर टेल्स। एंगल बिटवीन देयर हेड्स और देयर टेल्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स is the angle between their heads or their tails। ठीक है। अब जनरली ऐसा हो सकता है कि जो दो तुम्हें वेक्टर दिए गए हैं उनका हेड या टेल मिल ही नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब यार चाहे ना मिले, हमारे लिए तो ये फ्री वेक्टर है, तो इसको मैं पैरेलली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ। और पैरेलल ट्रांसलेट करने से एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, इसी के पैरेलल यहां पे इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब इनके बीच में जो एंगल आएगा ये इनका एंगल डिफाइन होगा। या तो देखो हेड को मिला लो, यहां पे ट्रांसलेट कर लो, या तो उनके टेल ज्वाइन कर लो, या तो उनके हेड ज्वाइन कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। और उनके बीच में जो एंगल होगा वो एक्चुअली द एंगल बिटवीन देयर एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स आएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, राइट। अब जैसे थोड़ा और बड़ा, तो ये एंगल आ गया। अब एग्जैक्टली उल्टा हो गया, तो क्या आ जाएगा 180। अब अगर नीचे की तरफ चला गया, अब ये एंगल नहीं लूंगा मैं, ये वाला एंगल लूंगा क्योंकि एंगल है 0 to 180 डिग्री। और अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ये समझ आया। तो स्पेशली ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एंड ये वाला डायग्राम बना लो, सारे बना लो। वैसे तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में तो एंगल 0 डिग्री होगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए पहले ज्वाइन करना पड़ेगा ना, या तो हेड को करो या तो टेल को करो। तो मैंने यहां से टेल से पैरेलल लाइन लगाई और इसको उठा के इधर ले आया, क्योंकि फ्री वेक्टर है ना, तो उठा के कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। तो अब ये वाला जो एंगल होगा ये होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। ट्रांसलेट पैरेलल कर सकते हैं, तभी जाके इक्वल वेक्टर रहेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा ना ये दोनों, इसलिए। आगे लिखो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। पहला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। सर 2 मिनट रिपीट कर दोगे, आपने पिछला क्या टॉपिक बोला है? हेलो सैम। हाँ जी सर, ये टॉपिक कौन सा है, रिपीट कर दोगे? सुन अलजेब्रा पानी है। ऑफ वेक्टर्स जो है ना सैम, ये अगला पॉइंट है। ओके ओके। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, या मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर बोल लो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है, अब देखो किसी भी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो केसेस आ जाएंगे इधर। एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब अज्यूम करो पहले मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड जो उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर, एग्जैक्टली डबल लेंथ का। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रिपल लेंथ का, 1 2 3।
तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर। तो इस तरीके से, राइट। तो मैग्नीट्यूड जो है उसका उतने टाइम्स हो जाएगा, बस बात करें, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर जो का उतने टाइम्स हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट आ गया। सेकेंड, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो लेंथ तो उतनी होगी होगी, साथ में उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इसी का -2a वेक्टर ना हो उसका उल्टा बना दो, ये -2a वेक्टर आ जाएगा। तो नेगेटिव अगर स्केलर है, राइट, तो उतने टाइम्स तो लेंथ होगी होगी लेकिन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने लिखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, राइट, उसके अंदर ये डायग्राम बना लो, ये एक्सप्लेन कर देगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिर जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका हेड जो है वो मतलब फ्री टर्मिनेटिंग वेक्टर है पॉइंट सैम, सेम होगा फ्री या फिर? सैम फ्री वेक्टर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चले, राइट। अगला पॉइंट लिखो, सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है, एक ट्रायंगल रूल या फिर दूसरा पैरेललोग्राम रूल, राइट। तो दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, देख लो एक बार। हम्म। भाई उसका फर्क नहीं पड़ता, फ्री वेक्टर है ना, जहां मर्जी ले जा, बस उल्टा होना चाहिए और डबल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री वेक्टर है ना, मान लिए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट, तो उस उन दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल्स की साइड्स के साथ अलाइन कर दो इन ए ऑर्डर। इन ए ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक। अब जो थर्ड साइड इन द सेम ऑर्डर होगी वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। सो इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो दिस वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सम वाला जो है वो ऐसे होगा, ऑर्डर सेम हुआ ना। पहली बात तो एक वेक्टर क्लॉकवाइज ऐसे घूम नहीं सकता, कॉम्बिनेशन होता है उनका। एक वेक्टर तो एक डायरेक्शन हो गया तो वो ऐसे घूम के नहीं आएगा ना। इसको ऑपोजिट क्यों कहेंगे, सेम ऑर्डर में है ना। हाँ, नहीं उसको ऐसा नहीं बोलते, उसको बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन उसको बोलते नहीं ऐसा। मैं इसीलिए मैं डायरेक्शन वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम ऑर्डर बोल रहा हूँ, मैं सेम ऑर्डर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ पे ना ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इनके बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली में ये वाला एंगल नहीं है। इसको आगे एक्सटेंड करो, ये वाला एंगल है, क्योंकि एंगल बिटवीन देयर हेड और देयर टेल, ये हमारा एंगल है, राइट। तो ये वाला एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल आता है। तो अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो दोनों एंगल्स की, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, याद रखना। और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर्स बनाओ, राइट, जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब उन दोनों से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो एंड उसी से जो डायगोनल निकलेगा पैरेललोग्राम का वो उन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब एक्चुअली में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको अगर तुम ट्रांसलेट कर सकते हो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन गया, राइट। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये समझ में आया। ये डायग्राम बना लो। क्या मतलब ये उल्टा वाला, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और ये ए प्लस बी, नहीं
ये वेक्टर क्या होगा ये? क्यों? ट्रायंगल इधर है, इधर थोड़ी ना है। ये तो एंगल बताया मैंने, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंगल वो होता है, इसका मतलब ये नहीं ट्रायंगल, ट्रायंगल तो उधर बन रहा है। एक ऑर्डर में लेके जाना है, एक ऑर्डर में लेके जाना है। अगर तो इसको ऐसे ले रहा है, ये वेक्टर को आगे ले आया, अब तो ये वाला वेक्टर नहीं बोल सकता। अब तो क्या बोलेगा, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम बोला क्योंकि दोनों के टेल ज्वाइन हो गए, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर सेम है, या तो ऐसे करके बना ले। हाँ। हम्म। इसको छोड़ दो। अब ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम लो, ये ट्रायंगल लो, दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों सेम है। नहीं नहीं, मतलब ये पैरेललोग्राम बनाया, राइट? तो दो पैरेललोग्राम का, एक पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं, उनका जो डायगोनल होगा वो उन दोनों का सम को वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? और ये ट्रायंगल लो, राइट? अब ये दोनों एक्चुअली में होते सेम है, वो बस बताया। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट फिर खत्म करते हैं। मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। यहां से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, एंड दिस इज ए बी वेक्टर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने भी वेक्टर्स सम होंगे, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितने भी वेक्टर्स के थ्रू पहुंचने के रास्ते होंगे, वो सारे के सारे बराबर होंगे, याद रखना। ठीक है। एग्जाम्पल, पहली बात तो ए से बी अगर ये सारे का सारा जाना है तो कैसे जाएंगे? पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, फिर ऐसे इन दोनों को ज्वाइन करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन करके ये वाला वेक्टर जो आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस। तो इन सबका सम जो होगा, राइट, वो ए बी वेक्टर के बराबर होगा, राइट? ऐसे ही अगर मेरे पास ये हुआ, लेट्स से पी वेक्टर, एंड ये हुआ क्यू वेक्टर, तो भैया ए बी वेक्टर जो है मेरा, ये मेरा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर भी होगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के जो ये वाला वेक्टर का रास्ता और ये वाला जो वेक्टर का रास्ता है, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर इज ए बी वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर इज ऑल्सो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के जितने भी वेक्टर वेज हैं, वो तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम, वो चेंज नहीं कर सकते। ये समझ में आया? अच्छा, ऊपर से एक और चीज देखो। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, राइट? अब ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, दिस इज ए बी वेक्टर। हाँ या ना? लेकिन अगर तुमने इन दोनों पॉइंट्स को धीरे धीरे करते 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 ज्वाइन कर दिया, तो ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, जीरो, नल वेक्टर। इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बेसिकली ट्रायंगल बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को मैंने तीन वेक्टर लिए, एंड सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन के, या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज और इन द सेम ऑर्डर, तो उन तीनों का सम क्या होगा, जीरो। इनफैक्ट एक पॉइंट से कोई भी वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड लूप बना के सेम ऑर्डर में वहीं पे आ रहे हैं, तो इन सबका सम क्या होगा, नल वेक्टर। याद रखो। ठीक है। तो एक ये डायग्राम बना लो, एंड एक ये।